Assalamu alaikum. This is let's continue with the previous video in which we were discussing about the momentum and impulse, and we had discussed an example related to the topic. Now, in this lecture, in this video, we will be covering some numerical from the same topic. So here we goes. Here the question goes like that. We have a problem which states that a 0.15 kg baseball has a velocity of v equals to 30 meter per second just before it is struck by the bat. For example, आपके पास एक बॉल है, बॉल जो बैट बेसबॉल हो रही है यहाँ पे v1 एक वेलोसिटी है जो कि बैट पर लगने से थोड़ा जस्ट पहले है, just before it strike the bat. It then travels along the trajectory shown before the outfielder catches it. Okay, बॉल ने हिट किया बैट के ऊपर और बॉल दोबारा वापस गई, v1 से आ रही थी v2 से वापस गई. Angle between, if we have an axis here, if we draw axis coordinates here at point A and point B is the point where the catcher catches the ball. तो point A पर v1 आ रही है 30 मीटर पर सेकंड से, जो एंगल है 15 है. Then after the strike the ball goes back with another angle 15 with the previous vector. So total angle जो है वो 30 बन गया. v2 का फाइनल एंगल, v2 का एंगल 30 है, 15 plus 15 and v1 का एंगल 15 है. Now determine the magnitude of the average impulsive force imparted to the ball if it is in contact with the ball for 0.75 milliseconds, right? मतलब बॉल आ रही है 30 मीटर पर सेकंड से, 15 डिग्री के एंगल पर वो हिट करती है, बॉल पर स्ट्राइक लगती है फ्रॉम द बैट एंड इट गोज बैक विद सर्टेन वेलोसिटी विच इज़ v2, और एंगल जो है वो फाइनल एंगल 15 plus 15 है, इनिशियल एंगल 15 था. बॉल ने जो हिट किया ग्राउंड से वो 0.75 था, और जहाँ बॉल ने कैच किया कैचर ने वो 2.5 था. और जो इम्पल्सिव फोर्स निकाल लिया आपने, और आपने 0.75 मिली सेकेंड तक बॉल जो है वो कॉन्टेक्ट में आई बैट के साथ, और डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्राइक एंड द कैचर इज़ 100 मीटर्स. तो हमें निकालना क्या है, हमें फोर्स निकालनी है जितनी फोर्स इस बैट के ऊपर, बैट ने बॉल के ऊपर लगाई है इस पॉइंट के ऊपर जो बैट ने बॉल के ऊपर लगाई है. देखते हैं कि फ्री बॉल डायग्राम कैसी है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, राइट? बॉल का एक वेट है जो डाउनवर्ड हेड कर रहा है. कॉन्टेक्ट टाइम जो बैट ने बॉल पर लगाया है वो 0.75 है. v1 से वो स्ट्राइक v1 से बैट पर टकराती है और v2 से वापस जाती है. v1 15 है, v2 15 plus 15 है. We have an force which is acting along x and y both. Now let's see how it goes. This is a problem in order to find the different values, right? तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा मकसद है v2 निकालना. v1 गिवन है, v2 निकालने के लिए हम क्या किया, we applied simple the equation of motions. This is s equals to v into t, right? So अगर मैं sx निकाल रहा हूँ, मेरे पास s is 100 गिवन है, s नॉट 0 जो कि इनिशियल वैल्यू है उसका हमें ज़रूरत नहीं है. v फाइनल जो वेलोसिटी है वो मेरे पास नहीं पता, बट x की बात कर रहे हैं तो हमने इसको cos 30 कर दिया और t जो है वो टाइम निकाल लिया आपने. तो यहाँ से जो इक्वेशन बनी है, दिस इक्वेशन विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ टाइम, जबकि यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है जब बॉल ने बैट ने बॉल को हिट कर दिया. Now let's have this equation in our hand. Now we can have another equation, s equals to vit plus 80 square. अगर मैं vertical distance में अप्लाई करता हूँ यही लॉजिक, what would happen कि अब मेरे पास जो y डिस्टेंस है वो 2.5 था, 2.5 टोटल है, और ये सब 0.75 है. तो इस पॉइंट से लेके कैचर के पॉइंट तक, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो बराबर हो जाएगा 2.5 माइनस 0.75. तो जो एस वाई कह लो या एक्स वाई कह लो या जो भी कह लें आप इसको, एस इक्वल्स टू वी प्लस हाफ 80 स्क्वायर की इक्वेशन अगर मैं लॉन्ग वाई एक्सिस अप्लाई करता हूँ तो एक्स वाई 1.75 है, एस नॉट 0 हो गया, वी नॉट वाई, ये जो वी नॉट वाई है ये इनिशियल वेलोसिटी है जो कि यहाँ से यहाँ तक आई है, बिकॉज हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर द बॉल लीव्स द बैट, राइट? तो अगर मैं सिर्फ इस ट्रैजेक्टरी की बात कर रहा हूँ तो जो यहाँ से बॉल ने लीव किया बैट ने, तो v नॉट साइन 30 हो जाएगा, बिकॉज इसका y कंपोनेंट लगाएंगे आप. t की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली जो आपने x एक्सेस के अक्रॉस इक्वेशन लगाई थी,
बिकॉज टाइम तो सेम रहेगा, तो आपने टी को रिप्लेस कर दिया इस टर्म के साथ, इस टर्म से, प्लस हाफ दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 9.81। ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो हमने चैप्टर नंबर 12 में अप्लाई की थी जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन अप्लाई कर रहे थे। ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल वहीं से आई हैं। मकसद सिर्फ ये कि हमारे पास वेलोसिटी निकल जाए v जब बॉल ने बैट को छोड़ा है, लीव किया। सिमिलरली टी की वैल्यू निकाल ली, तो इस पूरी क्वेश्चन में सिर्फ v अननोन है, तो हमने v निकाल लिया। अच्छा, v का मकसद ये था कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम के लिए जो वेलोसिटी है v1, फाइनल मोमेंटम वेलोसिटी v2 नहीं थी, तो v1 निकाल लिया। हमने v1 पता था और हमने प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन अप्लाई करके v2 निकाल लिया। नाउ वी गॉट v2। अब यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम की इक्वेशन जो है वो कैसे आ रही है कि 0.15 जो आपके पास मास ऑफ बॉल है इनटू 30 विच इज़ द वेलोसिटी, और दी वेलोसिटी जो है वो 15 डिग्री के एंगल के ऊपर है। ये इनिशियल आ रही है। बॉल के ऊपर कुछ स्ट्राइक होता है बॉल बैट की वजह से, और वो जो स्ट्राइक है वो फोर्सेस उस पर लग रही हैं, सही है, और उसके ऊपर कुछ वेट ऐड कर रहा है। यहाँ पे एक फोर्स है और ऊपर से एक फोर्स लग रही है, नीचे से एक फोर्स लग रही है, और इन तमाम फोर्सेस ने जो बैट ने बॉल पर लगाई हैं उसके बाद उसका कुछ फाइनल मोमेंटम बन जाता है। ठीक है, फाइनल मोमेंटम जो है वो आपके पास जो है वो सिंपली मास टाइम वेलोसिटी है। अब यहाँ जो वेलोसिटी है वो जो है हमारे पापास 34.118 से निकाल लिया आपने। नाउ अब हम प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम अप्लाई करते हैं दोनों एक्सेस में। हम एक्स में भी लिखेंगे और वाई में भी लिखेंगे, बिकॉज मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्स इक्वेशन। इनिशियल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट माइनस 0.15। माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज अगर आप गौर करोगे एक्सेस अगर यूं ड्रॉ हुआ है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है, तो माइनस इसलिए आ रहा है। मास 0.15 है। वेलोसिटी जो है वो v1 थी 30, बट उसका हम x कंपोनेंट लेंगे बिकॉज हम अराउंड द x लिख रहे हैं, तो cos 15 प्लस। अब ये जो f एवरेज है ये हमारे पास नहीं पता, मगर हम इसकी x कंपोनेंट लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x है, और कितना टाइम के लिए बॉल ने इम्पैक्ट किया है बैट ने बॉल के ऊपर 0.75 मिली सेकेंड, एक्सपोनेंशियल -3। तो ये अननोन वैल्यू। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव द फाइनल मोमेंटम जिसमें वेलोसिटी की वैल्यू 34.15 है, मास 0.15 रहेगा, और cos 30 बिकॉज हम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस लिख रहे हैं। तो इन दिस होल इक्वेशन वी हैव ओनली एफ ए जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस अननोन। मेक श्योर दैट कि यहाँ पे जो इक्वेशन की फोर्स की वैल्यू है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, बिकॉज हम ये मोमेंटम की इक्वेशन भी एक्सिस के अलॉन्ग ही लिख रहे हैं। नाउ यहाँ से हमारे पास एफ आ गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, या फोर्स का एक्स कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली अगर मैं यही इक्वेशन दोबारा y के लिए लिखता हूँ तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आ रही है 30, माइनस इसलिए कि अगर आप देखेंगे ये डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो y के नेगेटिव नीचे नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। साइन 15 गिव्स यू द y कंपोनेंट। अब f एवरेज टाइम वही है 0.75 इक्वल्स टू sin 30 of the final velocity into the mass, तो m times v2 sin 30. This is the final momentum along y-axis. This is the force along the y-axis times the multiplied by the time it touches the bat, and this is the initial momentum y component. तो यहाँ से आपके पास initial final value f average आ गई along the y-axis. अब सवाल ये कि हमारे पास total force कितनी है। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास जो फोर्स स्ट्राइक कर रही है इस बॉल के साथ वो आपने एफ एवरेज एक्स स्क्वायर प्लस एफ एवरेज वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट लिया, तो वी हैव द फाइनल फोर्स विच इज 12.7 किलो न्यूटन। तो आई जस्ट गिव यू क्विक रिकैप ऑफ इट। हमारे पास एक बॉल थी जो कि इस बैट से स्ट्राइक करने से पहले v1 से आ रही थी, बॉल ने स्ट्राइक किया बैट के साथ, फिर वो v2 हो गई। हमारे पास दोनों एंगल मौजूद है, तो हमारे पास पहले v2 निकालना था ताकि हम हमारे पास फाइनल मोमेंटम निकाल सकें। तो v2 की निकालने के लिए हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन अप्लाई की, तो v2 आया। फिर हमने मोमेंटम एंड इम्पल्स प्रिंसिपल की इक्वेशंस को अलॉन्ग x एंड अलॉन्ग y को सम किया, लिखा। दैट्स प्रीटी सिंपल इफ यू जस्ट पे क्लोज अटेंशन टू इट, इट इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इक्वेशन आर नॉट डिफिकल्ट। मोमेंटम लिखा आपने, इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग x एक्सिस, फिर फोर्स की टर्म लिखी मल्टीप्लाई बाय टाइम, and then you have final momentum along the x axis, and in a similar manner हमने along the y लिखी ये टर्म। तो यहाँ पे आपके पास जो f एवरेज, ये जो f वाली वैल्यू है ये along x axis है only, and in this it is only along y axis. So afterwards we need to have the vector sum of these two terms because हमारे पास हमें f एवरेज निकालना है। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा।
So in the next video we will cover more numerical related to this topic. Thank you very much.